अस्पताल के लोगों से भरे हुए उस वेटिंग रूम में खड़े हुए मैं बहुत कुछ सोच रही थी। नर्स से गुजारिश कर रही थी कि मुझे वेटिंग आवर्स के बाहर अंदर जाने दिया जाए, पर मेरे दिमाग में एक फ़िल्म जैसी चल रही थी। बचपन से लेके अब तक के नानी के साथ की वो सारी यादें जो कहीं मेरे दिल में नहीं थी और मेरे कहीं दिमाग में नहीं थी, पर आज सारी वापस आ रही थी। वो ऐसी बातें नहीं थी जिनके बारे में मैं रोज़ सोचती थी, पर वो छोटी छोटी चीज़ें, बचपन में नानी के साथ पार्क जाना और आते हुए चौकोबार लेना, नानी से सिलाई बुनाई कढ़ाई उन्हें करते हुए देखना और बोलना नानी ये कैसे करती हो, थोड़ा सा सीखना, अपना हर आर्ट एंड क्राफ्ट जाके पहले नानी को दिखाना। उस ज़माने में इनलैंड लेटर्स होते थे जब हम छोटे थे, तो नानी की वो चिट्ठी आना और मम्मी के साथ भाग के उसका जवाब देने जाना, ये सब बातें मेरे दिमाग में चल ही रही थी कि मैं सोच रही थी कि अब ये सिर्फ यादें ही रह जाएंगी, क्योंकि नानी शायद अब अस्पताल से वापस घर नहीं आएंगे। उनके दिमाग में एक क्लॉट हुआ था एंड उसके बाद वो ना बात कर रही थी, ना कुछ समझ रही थी, ना किसी को पहचान रही थी, ना मम्मी को ना मामा को। बस इधर उधर देखती और फिर चुप हो जाती या सो जाती। मम्मी और मामा बहुत दुखी थे, बात बात पर रो रहे थे, सैड हो रहे थे कि सही भी बात है उनकी माँ थी, पर सही बोलूँ तो मुझे रोना नहीं आ रहा था। मुझे वो सारी बातें याद ज़रूर आ रही थी, पर मुझे रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ये वो औरत थी जिसने ज़िंदगी की तमाम कठिनाइयों के बाद भी इस ज़िंदगी को जीता था। मैं आज सुबह की फ़्लाइट लेकर इधर आई थी इनको ये बताने दैट ब्रो यू वन इन लाइफ। मतलब मेरे ऑफिस में आग लगी हुई थी, बट मैं उस कमरे के अंदर जाकर मिसेस पुष्पा को ये बताना चाहती थी कि तुम एक रॉक स्टार हो। इस दुनिया में किसी को तुमसे कितनी तकलीफ़ें होंगी, तुम्हारी सास को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बहू को, तुम्हारे पति को, तुम शायद उनके लिए परफेक्ट नहीं होगी, बट मेरे लिए तुम एक परफेक्ट नानी थी। आसान नहीं होता अपने पति के 10 भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाना, आसान नहीं होता 19 साल की उम्र में 10 लोगों की माँ बन जाना, आसान नहीं होता अपने बच्चों को पीछे रख किसी और के बच्चों के लिए कुछ करना। जब घर में मेहमान आए, दूध कम हो तो अपने बच्चों का पोर्शन काट कर किसी और को दे देना। ये सब बातें चल ही रही थी कि नर्स ने मुझे अंदर जाने दिया। नानी के वो सुंदर बाल, जिसको मैं बचपन में बोलती थी बुढ़िया के बाल, क्योंकि वो बहुत ही वाइट और एकदम स्नो वाइट कलर के बाल थे, वेवी जैसे मेरे हैं और लंबे, बट इधर उधर बिखरे हुए। आज वो उतने सुंदर नहीं लग रहे थे, बट नानी वैसी ही जैसी मैंने बचपन से देखी थी। उनके अंदर एक फ़ोटो है नानी की मेरे साथ, जिसमें मैं एकदम उनकी गोदी में हूँ। उनकी वही तस्वीर मुझे उनके अंदर दिख रही थी आज। पर नानी इधर उधर देखती हुई, फिर एकदम से उनकी वो नज़र मुझ पर पड़ी और वो मेरी आँखों में देखने लगी। वो 2 मिनट जो मैंने उनकी आंखों में देखा, ऐसे लगा शायद ये मेरी सारी बातें समझ गई। मुझे सच में ऐसा लगा कि वो 1 सेकंड को रुक गई, इधर उधर देखते हुए। उन्हें शायद मुझे पहचान पाई, उनके मन में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, पर मानो मुझे उन्होंने ये बता दिया कि हाँ, जो तू मुझे कहने आई है ना, मैंने सुन लिया है। तो मैं उसी शाम को वापस बैंगलोर आ गई, पर नानी उस बेड पर अगले 15 दिन और रही। और इन 15 दिन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सलाहें दी। किसी ने बोला कि महामृत्युंजय का पाठ करो, किसी ने बोला भगवान से मन्नत मांगो, किसी ने बोला कि चलो ये व्रत रख लो, और बाकी कुछ लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि अभी तो पता नहीं इनकी ज़िंदगी कितनी है, बट ये शायद अब वापस उस नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पाएंगे, तो इनका ध्यान कैसे रखा जाएगा। तो तब मुझे समझ में आया कि शायद हाँ, लोग सही कहते हैं कि एक माँ मिलके 3 बच्चों का ख्याल रख लेती है, पर 3 बच्चे मिलकर एक माँ का ख्याल नहीं रख पाते हैं। पर और मेरे मन में भी बहुत कुछ चल रहा था इस सब के बारे में। मम्मी जब मुझे बोलती कि इनका ध्यान कौन रखेगा, तो मैं बोलती चलो उनको इंदौर ले आते हैं, उनके साथ इतने सारे हमने टाइम गुजारा है। वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी दीवार थी। नानी का जीवन बहुत मुश्किल था। जब वो मुझे बचपन से बताती कैसे पाकिस्तान में उनका बचपन गुजरा, फिर वो इधर आए, इतने बड़े परिवार की बहू बनी, फिर उसके बाद अपनी आंखों के सामने अपने बेटे और जमाई को जवानी में जाते देखा, फिर भी वो पूरे 13 साल मेरे पापा के जाने के बाद हमारे साथ खड़ी रही। तो मैंने मम्मी को बोला कि नानी को इंदौर ले आते हैं, पर मम्मी को क्या था कि दुनिया वाले क्या कहेंगे।
कि बेटा ध्यान नहीं रख सकता तभी बेटी लेकर जा रही है। तो मैं मम्मी को कहती कि मम्मी, अपने माँ बाप की सेवा करने का वो मौका मिलना बहुत ज़रूरी है, एंड ये सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। पर जब मैं मन्नत मांगती, मेरी मन्नत मांगने की बहुत आदत है, मैं हर चीज़ में भगवान से अच्छा ये कर दो, प्लीज़ मार्क्स आ जाएं, प्लीज़ मैं ये करूँगी। पर तब जो मैंने मन्नत मांगी, मैंने ये मन्नत मांगी कि नानी को ले लो, नानी को अपने पास बुला लो तो मैं तिरुपति आऊँगी। और वो बात इसलिए मैंने करी, इसलिए नहीं कि मैं नानी के साथ और साल नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए नहीं कि मैंने उनके साथ इनफ समय बिता लिया था, पर इसलिए क्योंकि मैंने जो स्वतंत्र औरत को देखा था, ऐसी मोहताजी देखना मेरे बस की बात नहीं थी। वो कभी मोहताज नहीं रहना चाहती थी। पिछले 10 साल 13 साल जो मैंने उनके साथ गुजारे थे, उसमें वो एक डायरी लिखती थी या मुझसे बातें करती थी जो मम्मी से भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मम्मी अपने दुख में है, वो और क्या करेंगी। तो मुझे अक्सर बोलती थी कि मुझे बस ये लगता है कि बस भगवान ऐसे ही चलते फिरते हंसते खेलते ले जाए, ये मुझे किसी के ऊपर ना कि कोई मेरा मलमूत्र साफ करे, मुझे वैसा नहीं चाहिए। तो मैंने भगवान को कहा, नानी जो चाहती थी ना पूरी लाइफ में तो उनको नहीं मिला। ना वो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश थी, ना किसी भी चीज़ में लाइफ के फेज़ में खुश थी, जो किया उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ से खुश नहीं। तो उनकी ये चीज़ उनको दे दो और उनको बुला लो अपने पास। और कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ दिन में नानी चली गई। शायद आज बालाजी के साथ में बैठकर स्वेटर बुन रही होंगी और यहाँ वाले बालाजी के सीरियल देख रही होंगी, जिनके टाइम टेबल बनाकर वो यहाँ देखा करती थी। और मैंने इससे प्यार के बारे में एक चीज़ सीखी, वही जो किसी ने कही थी कि जिससे प्यार करते उसे जाने दो। पहली बार मैंने भगवान से ज़िद नहीं की कि नानी को मेरे पास छोड़ दो, क्योंकि शायद उनको तब रोक लेती तो वही मोहताजी की ज़िंदगी, अस्पताल से भीख मांग कर ली हुई सांसें जिनका कोई मतलब नहीं था। इससे अब मुझे ये बात की शांति है कि उन्होंने जो जीवन जिया अपनी टर्म्स पे और अच्छे से जिया, जो लाइफ जी जितनी भी कमियां हुई उन्हें अच्छे से जिया। इसलिए मेरी ये मन्नत लाइफ में पहली बार एक ऐसी मन्नत थी कि किसी को उठा लो। अब मेरे को नहीं पता वो सही थी या गलत, बट यही थी। थैंक यू।